गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम जम्मू कश्मीर के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जो एक सीमावर्ती क्षेत्र है। 1977 में पहली बार डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हुई और राजपूत राजा हीरा सिंह के नाम पे, जो महाराजा गुलाब सिंह के नेफ्यू थे, उनके नाम पे इस क्षेत्र का नाम पड़ा था। जी हाँ, आपने सही समझा, हम मौजूद हैं हीरानगर क्षेत्र में। जो जागीर जसरोटा उनको मिलने के बाद ये इलाका बना था। इस इलाके की यूनिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुद्दे हैं, उनको उजागर करने के लिए आज हम आए हैं यहाँ के एक युवा नेता जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट से प्रत्याशी हैं, जनाब राकेश चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। राकेश जी, जैसे आप जानते हैं हीरानगर एक बॉर्डर इलाका है और जम्मू कश्मीर की एक इम्पॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। 90 सीटों में से एक बड़ी, कांग्रेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो हम राजनीति में जाने से पहले हम आपके व्यक्तित्व में जाना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे श्रोता हैं जम्मू कश्मीर के, हीरानगर के और जम्मू कश्मीर के बाहर के भी, उनको आप ये बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, फॉर द पीपल, आपका बचपन कैसा रहा और आपके बचपन में आपने ऐसी कौन सी चीज़ें सीखी जिससे आप राजनीति में आए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जम्मू से हमारी हीरानगर विधानसभा में और गांव में आए हो। आप मेरे बारे में ये पूछ रहे हैं कि आपका जीवन जब से जन्म हुआ है वो किस तरह से रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिसका भी कोई जन्म होता है वो जो जो करना चाहता है ना, वो परमात्मा की दया मेरे से वो नेचुरल उसके ब्रेन में, उसके खून में होता है। आप देखना कि घर में अगर 3 बच्चे हैं तो आप आवाज़ लगाओगे कि बेटा पानी देना, कोई भी चीज़ मांगोगे एक ही बच्चा देगा, बाकी जो दूसरे 2 बच्चे होंगे वो नहीं आएंगे। कुछ भी मांग के देख लो, वो प्रैक्टिकली करना है कि अगर एक ही बच्चा बार बार आता है तो समझो कि इस बच्चे में शुरू से ही लास्ट तक जब इनकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, ये कुछ ना कुछ देश के लिए, कुछ ना कुछ इलाके के लिए, घर के लिए करेगा। हमारा क्या था कि शुरू से ही सेवा में बहुत लगन थी। जब गांव में कोई शादी होती थी तो शादी में क्या है कि अभी तो लोगों ने पैलेस करते हैं, पहले पैलेस का काम नहीं था। नॉर्मल टेंट होते थे, टेबल लगते थे। जब बारात आती थी तो रश पड़ना, बर्तन साफ नहीं होते थे, बर्तन कम होते थे। तो हमने क्या करना है, मैंने लोगों को, लड़कों को कहना है, बच्चों को, चलो मेरे साथ बर्तन साफ करने हैं। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, अगर गांव में जिसके घर में शादी है तो उनको पता होता था यार वो एक लड़का है हरकेश, वो बारात का अरेंजमेंट खुद देख लेगा, पूरा देख लेगा। हम बर्तन भी साफ करवाते थे उस माता बहनों के साथ। जब बर्तन साफ करने की बारी आती है, उन्हें तो बेचारे पैसे लेने होते हैं, लेकिन रश इतना बढ़ता था कि बर्तन पूरे नहीं होते थे। हमने बर्तन साफ करने हैं, वहाँ बेचने हैं, और कुछ लड़कों को मैंने साथ लगाना है, जूठे बर्तन क्रेट में डाले होते थे, उसको उठा के फिर लाना। बिल्कुल, ये होगी शादी की बात। अभी किसी की डेथ हो जाती थी तो डेथ जिसकी होती है उसको होश नहीं होती है, वो बेचारा परेशान होता है, दुखी होता है। उसके घर में त्रिपाल डालनी है, उसके घर में टेंट लगाना है, उसके घर के लिए क्या क्या लाना है, घी लाना है, चंदन लाना है, ढोली को बोलना है, उसके घर में लकड़ी कहाँ से लानी है। आज भी मैं बात कर रहा हूँ 30 साल पहले की, 25-30 साल पहले की। उस वक्त हमारी एज 12 साल 15 साल, जैसे जैसे एज बढ़ती गई तो काम हमारे सेवा में ज़्यादा बढ़ते गए। आज तक भी हमारे गांव ने लकड़ी कभी खरीदी नहीं है संस्कार के लिए। उनको पता है कि राकेश हमारा बेटा एक ऐसा है, भाई हमारा ऐसा है कि हाँ हमारे घर में अगर परेशानी है वो देख लेगा। सर, आपके माता पिता के बारे में कुछ बताइए, उनका नाम बताइए और उनका आपके जीवन पे क्या एक तो असर रहा। मेरे जो बापूजी हैं
मेरे फादर साहब वो आर्मी से रिटायर हैं। हम्म, एक नॉर्मल परिवार से, मेरे दादा भी आर्मी में थे। हम्म, दादाजी के बाद मेरे पापा भी आर्मी में, ताया भी आर्मी में थे। हम्म, तो नॉर्मल फैमिली है, कोई इतनी बड़ी लैंड लैंड जहाँ इतना बड़ा सिस्टम नहीं है। वो एक्समैन जब रिटायर आए तो माता हमारी वही हाउस वाइफ, हम्म, और डैडी का नाम, मेरे डैडी का नाम थोड़ू राम है, राम जी। और माता लीलावंती। ओके। माता पिता का हर काम में बहुत सहयोग होता है। हम्म, सहयोग तो होता है, लेकिन उनको एक डर भी होता है। उनको एक डर भी होता है। हम्म, डर किस चीज़ का है कि बेटा जब समाज सेवा कर रहा है तो समाज सेवा में कहीं ना कहीं अड़चने भी आती हैं। तो उस अड़चनों में कहीं कोई नुकसान ना हो, कहीं कोई खराबी ना हो। तो धीरे 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 सिस्टम ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि यार ये लड़का हर काम में मदद करता है, हर काम में। हम्म, किसी का अगर गांव में कोई एक्सीडेंट हो जाना है, हम्म, किसी को ब्लड देना है, हम्म, कॉलेज जाने से पहले जब हाई सेकेंडरी में थे तब भी अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है हम्म, तो हम अपने स्कूल को भूल जाते थे। हम्म, एक बार क्लास लगी थी हम्म, मढ़ीन में ही, ओके। कौन से इलाके में? मढ़ीन, जहाँ अच्छा। मढ़ीन ब्लॉक हमारा जो Okay. हेड क्वार्टर है। ओके। तो हमारे फिजिक्स के लेक्चरर थे हम्म, पट्टी साहब। भट्टी साहब। तो दीवार के साथ जो खिड़कियाँ होती हैं ना, साथ में रोड था। क्लास चल रही थी तो अचानक एक लड़का वहाँ गिरा, एक्सीडेंट हुआ है। ओके। मैंने क्लास नहीं देखी, हम्म, बाद में पनिशमेंट हुई मेरे को, लेकिन मैं वहाँ से निकला, लेकिन आपने जान बचाई उनकी। मैंने उसको बच्चे को उठाया, जैसे भी मैंने पहुँचाया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को नहीं पता कि मेरे में वो करंट कैसे आ जाता है, राइट। कैसे आता है, क्यों आता है। समाज सेवा की भावना आपके अंदर पहले से है। वो पहले से है। ओके। लेकिन जहाँ जहाँ परेशानी होती है हम्म, किसी को पता नहीं दिखती है या नहीं दिखती, लेकिन मेरे को दिखती है। हम्म, आज की डेट में भी 35 केस ऐसे देखे मैंने, प्रचार करते करते। प्रचार कर रहा हूँ, गाँव को में जा रहा हूँ, घर घर में जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये इलेक्शन मेरे लिए एक बड़ी सौगात है कि वोट लेने की बात नहीं है, लोगों से कि मैं लोगों से जो मिला हूँ, लोगों की जो तकलीफ लोगों में देखी हो, तो वाह। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपके इलाके में भी अक्सर जो अगर आप देख क्या क्या ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है लोगों की जो उनको परेशान कर रही है, जिनका हल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, वो है रोजगार। जितना जूझ जहाँ खड़ा है आप पूछ के देख लो। मैं सच में कहता हूँ कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि परमात्मा मेरे को ऐसा कुछ दे कि मैं एक भी बच्चा घर में नहीं रहना दूँ, एक भी। जैसे जैसे मैं गांव में जाता हूँ तो मेरे को भीड़ मिलती है यूथ की। 10 साल पहले मेरे को लड़के नहीं मिलते थे, क्योंकि भर्तियां होती थी, साल में 3 आर्मी की भर्ती थी, सेंटर में भर्ती थी, रिलेशन की भर्ती थी, बीआरओ थी, अपनी पुलिस की नौकरी थी, बॉर्डर में भर्ती थी। कहीं ना कहीं हमारे यूथ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके माता पिता ने मेहनत की है। हमारे यहाँ लोग कौन है, जिम्मेदार लोग थे, जिम्मेदार लोग। कोई रेडी वाला, कोई फड़ी वाला, कोई मंडी काम करता था। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल। उनका इतना योगदान रहा है, माता पिता का फर्ज भी है। उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया, बच्चों को पढ़ाया, ट्रेनिंग तक करवाई, यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी, फलानी, वहाँ तक पहुँचाया। बाद में क्या होता है कि बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। राइट। जब नौकरी नहीं मिलती, माता पिता ये सोचता है कि चलो आज नहीं तो कल मिलेगी। करते 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 जब ओवरेज हुआ तो माता पिता परेशान लगे, परेशान हो गए। इतने परेशान हुए कि जो उनका मकान गिर रहा था, जो मकान बापू ने बनाया था, आज देखें वो खंडर हो रहा है। उनका ब्रेन, उनकी फोकस कहाँ चलेगी? बच्चे पे। सर एक नई स्कीम जो भारत सरकार ने लॉन्च की थी, अग्निवीर स्कीम, मैं उसके बारे में बताता हूँ। बच्चा इतना परेशान हुआ कि वो ओवरेज हो गया। आज मेरा अपना सर्वे है कि अगर गांव में, जहाँ इलाके में 100 बच्चा है, 100 बच्चे में 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं होगी। 100 में से आज की डेट में। रीजन? रोजगार नहीं। रोजगार नहीं। जब रोजगार नहीं है, पढ़ाई अच्छी की है, मैंने अपनी बहन की शादी करनी है, मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी है, तो मैं तो ये पूछूंगा बच्चा क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है भाई, क्या करता है। आगे से जवाब आता है
कि बहुत बढ़िया पढ़ाई की है, डिग्री तक की है, लेकिन रोजगार नहीं है। हम्म। कोई भी अपनी बहन को बिना रोजगार, इसमें आप कमी कहाँ देखते हैं? हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। हर सरकार ने अपने अपने कमी सिस्टम में है सर। अपने अपने तौर पे हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी अगर 75 वर्ष होने के बावजूद भी अगर हमारे देश में युवा रोजगार के लिए परेशान है, वो इतनी पढ़ाई करके पीएचडी की पढ़ाई करके छोटी से छोटी नौकरी के लिए तरस रहा है, उसके पीछे आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? मैं सर वही कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि लोगों ने जहाँ 4 बार वोट डाले हैं लगातार, ईमानदारी से वोट डाले हैं, एक ही पार्टी को डाले हैं, बीजेपी को। अगर बीजेपी को लगातार वोट आ रहा है, वोट डालने की पहली बात यह है कि इनको समझ ही नहीं है वोट क्यों डालते हैं। वोट का मतलब होता है कि जो बंदा वोट लेने आया है, हर वो परेशानी, हर वो दुख तकलीफ जो गांव में है, जो वोट लेके गया उसका काम है पूरी करनी। सर 2014 में जो यहाँ से जीते हैं 69.15% वोट्स लेके कुलदीप राजी, तो उन्होंने क्या किस तरह का काम करवाया है और कहीं कहाँ कमी है आपको लगता है? कमी ही कमी है। वो कितनी बार असेंबली में बोल रहे हैं बच्चों के लिए, कितनी बार वहाँ उसने बात रखी है। उनके पीएमओ थे, पीएमओ से कितनी बार मिले हैं कि हमारे इलाके में रोजगार नहीं है सर, भर्ती भेज दो, वैकेंसी दे दो। देखो जो सरकार है, सरकार को समझ होनी चाहिए कि हम देश को खोखला कर रहे हैं। राइट। बच्चा जो हमारा जूत है वो रीढ़ की हड्डी है इस देश की। अगर बच्चे को रोजगार नहीं होगा, मैं वही बता रहा था, अब बात दूसरी तरफ लेंगे। अगर घर में रोजगार नहीं है तो घर खत्म है। अगर गांव में रोजगार नहीं, पहले घर खत्म होगा फिर गांव खत्म होगा। अगर देखो पहले क्या है कि जैसे मेरे बापू एक्समैन थे, आर्मी की नौकरी कर गए हैं, अगर अमीर नहीं हुए ना तो गरीब भी नहीं हुए। राइट। बहनों की शादी की, बिल्कुल, भांजियों की शादी की, बिल्कुल, और उसी पेंशन से, उसी तनख्वाह से की। राइट। ठीक। आज की डेट में जो पहले नौकरियां थी वही हैं, नई नौकरी आई नहीं। तो बिना नौकरी के अगर नौकरी नहीं देनी है तो फिर क्या देना है? बिल्कुल। रोजगार कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? एकदम। आज की डेट में अगर घर चल रहा है पैसों से चल रहा है। अगर घर में लड़ाई है तो पैसों की वजह से। बापू को पैसा चाहिए, माँ को पैसा चाहिए। बच्चा सुबह उठते ही कहता है कि पापा प्रेयर में खड़े करना पड़ता है, पेरेंट्स स्कूल वाले प्रेयर में खड़ा करते हैं कि फीस लेके आओ। फीस नहीं दी है, वो कौन देगा? ये एक सवाल है कि जिसको हम वोट डालते हैं उसका क्या काम है? तो रोजगार के अलावा आप कौन सी प्रॉब्लम्स देखते हैं अपने इलाके के लोगों में जो जिनका सुनो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोजगार है। उसके अलावा वो कैसे? अगर एक बंदे के पास नौकरी होती है, जब वो नौकरी आएगी उसका मकान भी बनेगा, उसकी बहन की शादी भी बढ़िया होगी। ठीक। गांव में अगर किसी को जरूरत है पैसे की, जरूरतमंद की, वो बंदे उसकी मदद भी करेंगे। ठीक। ये सबसे बड़ी बात आ गई कौन सी कि रोजगार नहीं है। दूसरी बात, हमारे इलाके में जितनी भी जमीन है, जो लोग 47 से उसको जंगल जूड़ थे, साफ किया, जमीन को बनाया। हमारी माताएं भी पत्थर उठाती थी वहां जाके, बंजर जमीन थी। आज आप जाके देखें, जैसे पंजाब में जमीन है ना, आज उस तरह जमीन बनी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? जब सरकार बनी कांग्रेस की, तो आजाद साहब थे सीएम, उन्होंने एक अपने विधानसभा में पास हुआ कि जो जो रोशनी एक्ट में फीस जमा कराएगा, जिसकी भी जमीन है वो, तो उस जमीन पे उस पर गर्दौरी हो जाएगी। हुई। लेकिन अभी फिर से वो अच्छा, अभी क्या जब दूसरी सरकार आती है उसका फर्ज बनता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, रद्द कर देती है ना। उसको ऐसा रद्द किया है कि लोग इतने परेशान हैं कि हम क्या करें। बहुत लोग परेशान हैं। अच्छा, उसको लोन नहीं मिल रहा, उस पर लोन नहीं मिल रहा, वो मकान नहीं बना सकता, बिल्कुल, फसल भी नहीं लगा सकता। एकदम लोगों ने जबरदस्ती फसल लगाई है, एकदम जबरदस्ती। तो आप इस मुद्दे को कैसे उठाएंगे? इस मुद्दे को हम क्या करेंगे? आपका क्या रुझान? मैंने लोगों को कहा है कि आप मेरे को बना के भेजें, मैं काम करने के लिए आया हूँ। एमएलए कोई नौकरी नहीं है, एमएलए कोई बिजनेस नहीं है, एमएलए एक सेवा है। सेवा है, और सेवा भाव से करेंगे। विधानसभा में सबसे फर्स्ट मुद्दा रोजगार, नौकरी। लड़ूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। तो महिलाओं के लिए मैं बताता हूँ, मैं अपनी सरकार के आगे रखूंगा, सरकार को मजबूर करूंगा कि मेरे हर वो बच्चे को, हर वो उस यूथ को नौकरी दूं।
और ठीक। यूथ में हम महिलाओं की अगर स्पेशली बात करें, क्योंकि हम देखिए देश का 50% जो वर्ग है वो महिलाएं हैं। देखिए मैं जूथ की बात कर रहा हूँ, जूथ में हमारी बच्चियां भी आती हैं। बच्चियों के लिए स्पेशली हम रोजगार बच्चियों को भी चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं चाहिए बच्चियों को रोजगार? बिल्कुल आज बेल्ट फोर्स में हमारी कितनी बच्ची हैं, बिल्कुल। एयरफोर्स में कितनी है, नेवी में कितनी है। इनकी वैकेंसी अगर बॉयज के लिए नहीं आई है तो गर्ल्स के लिए भी नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल। वो सेम पैटर्न इनका है कि नौकरी किसी को देनी नहीं है। ठीक। आज हमारी बच्चियां इतनी पढ़ाई लिखाई करके यूनिवर्सिटी तक गई हैं, ट्रेनिंग की हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन फायदा क्या हुआ? एकदम। जो बाप के पास पैसे थे वो भी खत्म हो गए। चौधरी लाल सिंह जी ने एक बात उठाई थी कि ये जो पहले 12वीं करके डायरेक्टली इनको ग्रेजुएशन में भर्ती मिल जाए, अब वो एक एग्ज़ाम रख दिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम ज़रूरी भी है। आपका क्या है इसमें मानना है? मेरे भाई बात सुनो, क्यों रखना एग्जाम मेरे को बताओ। आप बताइए आपकी केस में। जब 10+2 कर ली उसने, ग्रेजुएशन कर रहा है ना, हम्म जब वो एग्जाम की पहले वो एग्जाम पास करेगा, फिर वो ग्रेजुएशन करेगा, ठीक है, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिली तो फिर मेन है कि सबूत क्या, प्रूफ क्या इनके पास। देखो अगर 10 साल से नौकरी नहीं मिली है, 10 साल से लोग हमारे खज्जल हो रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हो गए हैं, बच्चे नशे की तरफ चले गए। रहबर तलीम थी, उसमें नौकरियां मिलती थी गांव में, अब वो भी थोड़ा देखो जिसने भी जो स्कीम थी ना रहबरे वाली, अगर 2-2 टीचर लगे हैं गांव में तो 2 बच्चे तो कम हुए, 2 बच्चों का तो घर चल रहा है। मकसद है घर चलाना। बिल्कुल बिल्कुल। घर कैसे चलाना? घर चलेगा, इलाका खुशहाल होगा और देश बाहर कंट्री वाले देखेंगे यार देश बहुत बढ़िया चल रहा है। आज हमारे बच्चे क्या करने हैं, बच्चों ने देखा कि हमारा फ्यूचर है ही नहीं। बच्चों ने घर में बात की कि बापूजी मेरे को पैसे दो, मैंने बाहर जाना फॉरन। बापू ने कहा पैसे नहीं है, उन्होंने कहा जमीन बेचो। जब जमीन लगे बेचने, जमीन सरकार थी। इस बार आप कांग्रेस की सरकार, एनसी की सरकार बनते देख रहे हैं, गठबंधन में लड़ रहे हैं आप लोग। बन चुकी है। कितनी सीटें देख रहे हैं? सीटें जितनी उनको जरूरत है ना, 45 की 2-4 ज्यादा ही आएंगी। हाँ, मतलब 50 सीटें आप पीडीपी को नहीं आएंगी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस एनसी बना लेगी। बीजेपी का क्या होगा? देखो बात ये है, काम करने पे वोट आएगा जी, ठीक है ना। देखो बात ये कहते है हैं ना मोदी जी का नेतृत्व है। मोदी अकेला बंदा क्या कर सकता है? ओके। मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे साथ मेरे लोग ही नहीं है, ये मेरे लोग मेरे साथी गलत गाइड करेंगे तो मैं इलेक्शन में फेल हूँ। मैं इलेक्शन में फेल हूँ। अगर मेरे साथी मेरे को गलत गाइड करेंगे ना तो मैं इलेक्शन हार जाता हूँ। अगर यही बंदे मेरे को सही गाइड करेंगे, मोदी साहब को देखो, प्रधानमंत्री कोई भी बने, पार्टी कोई भी हो, मेरा मानना पार्टी कोई गलत नहीं होती। क्यों गलत नहीं होती? पार्टी तो एक नाम है, पार्टी तो एक प्लेटफॉर्म है, वहां बंदे खड़े होके लोगों के हक के लिए लड़ना है। एक स्टैंड चाहिए ना। एकदम एकदम ठीक। बंदा गलत है, सही बंदे को आप कहीं भी खड़े कर दो, आप सही बंदे को कच्चा मकान दे दो, वो वहां ही पढ़ाई कर लेगा। एकदम। गलत बंदे को आप मार्बल वाला एसी वाला कमरा दे दो, वो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बात है इंसान की। बिल्कुल। जिस इंसान ने काम करना है, जिस इंसान में दर्द है, सीधी बात है, इसके इंसान में जिस इंसान में दिल है ना, लोगों के प्रति, घर के प्रति नहीं, जो फैमिली अपनी को छोड़ के लोगों को अपनी फैमिली मानता हूँ। बिल्कुल। घर में अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बापू को बोल दे, बापू लगा लेना यार, लगा लेना। मैंने उधर भी लगाने जाके, ठीक है। वो लोगों में जाए, लोगों में ये कहे यार तेरे पास पैसे हैं, यार उसके पास कुछ नहीं है, घर में उसकी बेटी की शादी है यार, कर दे मदद, 2 टीन तेल दे दे यार, चावल दे दे, आटा दे दे। अब 2 सवाल से के बाद हम खत्म करेंगे। एक तो पहले हम आपके जो युवा नेता है राहुल गांधी जी, इस बार हमने देखा है कि कांग्रेस ने काफ़ी अच्छी अपनी बहुमत बनाई है और राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन भी बने हैं और अक्सर कटाक्ष होते हैं बीजेपी की तरफ से। तो आप राहुल गांधी जी को किस तरह का नेता देखते हैं? मैं एक बात बताऊं आपको, कोई भी बंदा अपना घर खराब करता है? नहीं करेगा। कोई बंदा, उसकी फैमिली है, परिवार है, घर थोड़ी खराब करता है। तो राहुल गांधी का कौन सा घर है? उसकी पार्टी उसका घर है। बिल्कुल ठीक। बेसिकली जितना भी मीडिया है ये एडिट क्यों करते हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, अभी कोई रिमार्क आया था, उस पे मोदी जी ने कुछ बोला था। मैं बताता हूँ आपको जी एडिट कैसे करते हैं। मैं जब से बोल रहा हूँ, मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ। मेरे को पता कि इन्होंने 30 बंदे की टीम बढ़ाई हुई है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे ही कुछ बोला, वो काट, इन्होंने पीछे वाला काटना है, आगे वाला काटना है, बीच में से उठा के भेज देना है। बीच वाला पकड़ेंगे। जब बीच वाला उठा के दिया, साथ में इन्होंने क्या करना है, भारत माता की जय का नारा लगा देना। ठीक। वो ऐसे एडिट करके, मेरा भाई एक रैंक पे है, नौकरी कर रहा है कहाँ पे, बाहर में, वो जब वीडियो देखेगा ना ऐसे तो वाह राकेश ने क्या बोल दिया, ये क्या, उसको क्या पता पीछे क्या बोला है, बैक स्टोरी नहीं पता, उसको क्या पता आगे क्या बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक।
ये है कि झूठ बोल के वोट लेने हैं, सीधी सी बात है। जी जी जी। वोट जो है ना झूठ बोल के लिया जाता है, ना वोट लेने में स्वार्थ बंदे का होना चाहिए। वोट है कि भाई मैंने काम किया है तो वोट डालना, काम नहीं किया है तो मत डालना। हक ही नहीं मारा फिर यार। यहाँ पे बीजेपी का आरएसएस का कैडर बहुत स्ट्रांग है, उसको आप कैसे काउंटर करते हैं, क्योंकि आप उसका आपके लिए क्या तोड़ देखिए है? मैं आरएसएस की बात करता हूँ। आरएसएस का काम बीजेपी की सपोर्ट करना नहीं है, अगर वो कर रहे हैं तो गलत बात है। आरएसएस में कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी हैं, जो पार्टी बीजेपी उसमें भी है। आरएसएस एक संगठन है कि देश को कैसे देखना है, उसमें हर तबका, हर बलादरी, हर कौम का बंदा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं आरएसएस में, उसने आरएसएस को बीजेपी बना दिया है, उसने आरएसएस को पार्टी समझा है। ऐसे ही हमारे हिंदू समाज में जैसे हम सनातनी हैं, ठीक, बीजेपी ने क्या किया कि सनातन धर्म को अपने साथ ऐसे अटैच किया है कि सनातन धर्म सिर्फ बीजेपी का ही है। आप शो किया है, शो किया है। आप कांग्रेस कैसे तोड़ रही है उस चीज को? ठीक है ना। देखो अगर जिस समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी विशेष उनकी है, विशेष वर्ग की है। तो इनकी पार्टी में वो लोग नहीं है। बिल्कुल है, अब्दुल अली खटाना राज्यसभा मेंबर है, बिल्कुल। वो कौन सी बिरादरी का है, वो कौन से धर्म का है? इन्हीं का है ना। आई थिंक पार्टियों और धर्मों को अलग कर देना चाहिए, धर्म से नहीं देखो जोड़ना ना ना चाहिए। ना, इनको पता है हाँ हाँ, कि हमारा हिंदू भाई कहाँ ज्यादा है, जी जी जी, वहाँ ये बात रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ इनको पता है यार जहाँ जहाँ मुस्लिम भी है वहाँ वो बात नहीं रखेंगे। जैसे अभी उमर साहब का एक स्टेटमेंट है, मैंने कल भी इंटरव्यू में पूछा था। उमर साहब ने कहा है कि इनका सेक्युलरिज्म ना बनिहाल के इधर रह जाता है, कि ये इंजीनियर रशीद साहब को मेरे खिलाफ खड़ा कर देते हैं, फिर पीडीपी से भी हाथ मिला लेते हैं। सही कहा उसने। इसमें क्या है, इसमें क्या है? आप क्या कहते हो? बीजेपी सरकार, अगर बीजेपी की सीटें आती हैं तो आप इतनी सीटें लाओ ना, क्या जरूरत है किसी हाथ मिलाने की यार? अगर पता अगली पार्टी आप समझ रहे हो कि गलत पार्टी है, हाँ, क्यों मिला रहे हो आप? हाँ, आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। साहब ये है, इनकी हर बात इलेक्शन के टाइम आ गई। आज वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। ये कब बोलते हैं? इलेक्शन के टाइम। ना इलेक्शन के पहले बोलना है, ना इलेक्शन के बाद में बोलना है। मुस्लिम की बात करेंगे ना, इन्होंने इलेक्शन से पहले करनी है, ना इन्होंने इलेक्शन के बाद करनी है। ठीक, हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को। लोग समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। समझाने वाला आप चाहिए, अपना संदेश लेके जा रहे हो, समझाने वाला चाहिए। हम समझा रहे हैं, समझा रहे हो, लोग समझ रहे हैं, लोगों के दिमाग में आ रहा है जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। समझ रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं उनको, हाँ, लोग सवाल कर रहे हैं कि रोजगार दो, नौकरी दो, हमारी जमीन वापस दो, हमारे बिजली के बिल जो हैं वो कम करो, जो पानी आ रहा है जेजेएम वाली स्कीम है वहाँ पे मीटर लग रहा है, हमारे भाई का आज तक राशन कार्ड क्यों नहीं बना? ठीक है, डेली बेजर की मैं बात कर रहा हूँ। डेली बेजर आज हमारा इतना परेशान है, इतना परेशान है, बीडीसी की 18,000 थी, 4,000 कर दी, डिमोशन प्रमोशन नहीं। ठीक, अपना पीएचई वाले लेडी बेजरों ने इतनी मार खाई है, इतनी मार खाई है इनसे, आज तक पक्का नहीं किया। हम उसकी बात भी रखेंगे विधानसभा में कि इनको पक्का कीजिए, इनको पक्का कीजिए, और पक्का करवा के छोड़ेंगे, जमीन दिलवा के छोड़ेंगे, हर जूत को नौकरी दिलवा के छोड़ेंगे। ये मेरा वादा सभी लोगों से, ये मैं कह रहा हूं। बहुत बहुत आप अभी ये जो आपके समर्थक यहाँ खड़े हैं, इनको क्या संदेश देंगे कंक्लूड करने से पहले? इनको मैं सभी लोगों को, माता बहनों को, बुजुर्गों को, और मैं अपने नौजवान साथियों को जो मेरे को इतना मान सम्मान दे रहे हैं, मैं सच में कह रहा हूँ कि इलेक्शन लड़ना तो ठीक हम लड़ रहे हैं, लेकिन जितना मेरे को प्यार दिया ना माता बहनों ने, इतना मान सम्मान दिया, क्या मैं आपको क्या बोलूँ कि मैं सोचता हूँ कि मेरी किस्मत में ये था, शायद किसी और को इतना मान सम्मान नहीं मिलता जितना मेरे को मिल रहा है। और मैंने लोगों को कहा है कि जितना आप इनकी लाइफ में क्या बदलाव लेके आएंगे अगर आप इलेक्ट होते हैं तो? इनकी लाइफ में जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, सुनो भाई सुन लो, आपके बंदे बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर घर में एक चिराग, एक नौकरी आए, उस नौकरी से मेरे बापू का चेहरा नूर की तरह खिल जाए, और मेरा बापू भी 10 साल उसकी एज बढ़े कि मेरे बेटे को नौकरी मिली है, तो आज मैं अपने साथियों के साथ बैठ के गपशप लगाता हूँ, और मेरी माई बोले कि आज मेरे पास पैसे आए हैं, मेरे बेटे को नौकरी मिली है, मैं भी 30 स्थान पे जाती हूँ, वृंदावन जाऊंगी, वहाँ जाके माथा टेकूंगी, और कुछ पैसे बेटे ने मेरी जेब में डाले हैं वो मैं सेवा डालूंगी। ये सारी बातें इन्होंने बंद कर रखी हैं, वो हम खुलवाएंगे। हम इनको बताएंगे सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म के लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग ये नहीं चाहते कि हिंदू खतरे में है, हिंदू नहीं, हिंदू नहीं खतरे में है, हिंदू का घर खतरे में है। राइट। हर वो भाई खतरे में है जो आज बिना रोजगार के ढूंढ रहा है। आज हर भाई वो नशे में जा रहा है, और नशे में बच्चा खत्म हो रहा है। 3 बच्चे मेरे हाथों में गए हैं जो चिट्टे की आड़ में खत्म हुए हैं। नशा मुक्त केंद्र में भी भेजे, नहीं बचे, कौन देखेगा?
ये सारे काम वो देखता है जिसको वोट डाला जाता है। ये वोट लेके घर बैठ जाते हैं। हम ना पहले घर में बैठे थे, अब बाद में ना बैठोगे। आज बैठे हैं, ना बाद में बैठेंगे। वोट लेके मेरी एक जिम्मेवारी बनती है, मेरा एक फर्ज बनता है कि लोगों की सेवा करनी। शुक्रिया। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।